इसराइल आज के टाइम में गाजा पर अटैक कर रहा है, लेबनान पर हमला कर चुका है और ईरान के साथ उसका वॉर चल रहा है। बहुत लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज क्लियरली देखा जा रहा है कि इसराइल जो है ना वो किसी भी हालत में इस वॉर को जीतना चाहता है। वो ना ही ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने देना चाहता है और ना ही गाजा को छोड़ना चाहता है। और ये डेस्परेशन क्लियरली दिखता है जब यूएसए और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ था, तब इसराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया था। उसको पता था कि अगर लेबनान पर अटैक करेंगे तो फिर ईरान गुस्सा हो जाएगा और ईरान इस सीज फायर को कैंसिल कर सकता है। और वही हुआ, ईरान ने इस सीज फायर को कैंसिल कर दिया था और बोला था कि अगर सीज फायर होगा तो फिर लेबनान पे भी होना चाहिए। तो वही हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो इसराइल है उसका एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, ज्यूज कौन थे, उन लोगों का कल्चर क्या था, क्या हुआ था उन लोगों के साथ, और साथ ही साथ हम लोग पैलेस्टीन के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। वैसे मैं बता दूं, आज के टाइम में जो पैलेस्टीन रीजन है, जो कि एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पर पहले कोई मुस्लिम नहीं रहता था, ना ही ज्यूज रहते थे, ना ही क्रिश्चियन रहते थे। वहां पर कोई और ही लोग रहते थे। उसके बारे में भी हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो ज्यूज पॉपुलेशन है ना, ये हिस्ट्री का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और आज तक ये सर्वाइव कर रही है। पहले तो ये जो रीजन था ना, जो कि पैलेस्टाइन और इसराइल मिलकर टोटल बना है, ये पहले कानान नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में इन लोगों को लगा कि चलो हम लोगों का भी एक किंगडम बनाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी अपना ताकत दिखाना था, अपना गवर्नमेंट लाना था, बेसिकली एक सिस्टम और सेट ऑफ रूल्स वगैरह लाना था ताकि सब कुछ ठीक ठाक से चले। और इस वजह से उन लोगों ने दो किंगडम खड़ा किया। एक था किंगडम ऑफ इजराइल और एक था किंगडम ऑफ जूडा। अब ज्यूज का एक बहुत ही सैक्रेड प्लेस था जो कि था जेरूसलम, और जेरूसलम में ज्यूज का दो इंपॉर्टेंट टेम्पल हुआ करता था, फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल। देखो, ये जो दो टेम्पल है ना, ये बेसिकली एक ही जगह पर बना था। जो फर्स्ट टेम्पल है उसको पहले तोड़ दिया गया था और फिर बाद में जाकर ज्यूज ने फिर से उसी जगह पर उस टेम्पल को रीबिल्ड किया और उसको सेकंड टेम्पल का नाम दिया। तो जो फर्स्ट टेम्पल था वो 957 बीसी में किंग सोलोमन ने बनवाया था, और जो सेकंड टेम्पल था उसको ज्यूज ने 516 बीसी में फिर से रीबिल्ड किया, जब पहला वाला टेम्पल टूट गया था। ये दो टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट था ज्यूज के लिए, क्योंकि ये तो पहली बात एक कल्चरल सेंटर था उन लोगों के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये माना जाता है कि जीसस जो थे वो इन टेम्पल्स में आए थे, यहाँ पर रहे थे और यहाँ पर नॉलेज ट्रांसफर किया था। और इसी वजह से जेरूसलम और ये जो दो टेम्पल है ना, ये सिर्फ ज्यूज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्रिश्चियंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पैलेस्टीन के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पैलेस्टीन जो है ना, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, उसको बहुत लोग फिलिस्तीन कहते हैं। अब ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पैलेस्टीन रीजन था ना, वो हिस्ट्री में पहले फिलिस्तीन नाम से ही जाना जाता था। और ये मैं कोई रिसेंट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इस्लाम के पैदा होने के 1800 साल पहले की बात है। उस टाइम पर फिलिस्तीन के जो लोग थे ना, वो मेनली जो इजराइल और फिलिस्तीन के कंबाइंड जो एरिया है ना, उसका साउदर्न कोस्टल रीजन में रहते थे। और आप लोग जान के हैरान हो जाओगे कि आज के टाइम में उस रीजन को गाजा कहते हैं। यस, ये जो फिलिस्तीन के लोग हैं ना, ये मेनली गाजा पर ही रहते थे, और गाजा को छोड़कर और भी 4 एरिया था जिसका नाम था अश्केलोन, अशदोद, इकरान एंड गात। ये जितने भी रीजन मैंने बताया, ये मेनली कोस्टल रीजन में आते थे और ये लोग वहीं पर रहते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से भी ये पता चलता है कि जो पैलेस्टीन के लोग थे, उनका एथनिक कनेक्शन कहीं ना कहीं एजियन ओरिजिन के लोगों के साथ था। एजियन मतलब जो लोग ग्रीस और साइप्रस के आसपास रहा करते थे, उन लोगों को एजियन कहा जाता था। पैलेस्टीन के लोग जो थे वो पॉलीथेइस्टिक थे, मतलब वो लोग मल्टीपल गॉड में बिलीव करते थे, और उन लोगों का एक गॉड था डेगन, जिनको वो लोग बहुत मानते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पैलेस्टीन के लोग थे वो ना ही मुस्लिम थे, ना ही क्रिश्चियन थे और ना ही ज्यूज थे। वो लोग एक अलग ही लोग थे, अलग धर्म को फॉलो करते थे। और इस्लाम तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैं जिस टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ वो 1200 बीसी का टाइम है और इस्लाम आया था 610 सी में। लेकिन एक बात है, उस टाइम पर भी पैलेस्टीन और इसराइल के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ करता था। मतलब जो ज्यूज है और फिलिस्तीनीज है, वो लोग आपस में झगड़ा करते रहते थे, मेजर लेवल पे नहीं, लेकिन फिर भी झगड़ा करते थे। और साइड बाय साइड वो लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस भी करते थे। जैसा कि आज के टाइम में इंडिया और चाइना के बीच में होता है कि वो लोग बिजनेस भी करते हैं, लेकिन वहीं पर झगड़ा भी चलता रहता है। तो वैसा ही कुछ था। अब मैंने दो किंगडम के बारे में बताया था, एक था किंगडम ऑफ इजराइल और एक था किंगडम ऑफ जूडा। तो आसानी के लिए मैं एक को इजराइल बोलूंगा और एक को जूडा बोलूंगा। 722 बीसी में एसिरियन किंगडम ने फर्स्ट जो इजराइल किंगडम था उसके ऊपर हमला कर दिया, और फिर 586 बीसी में बेबीलोनियंस ने जूडा पर हमला कर दिया। एक्चुअली ये जो किंगडम ऑफ जूडा था ना, ये जो रीजन था इजराइल और पैलेस्टीन का कंबाइंड, इस रीजन का एक नॉर्दर्न पार्ट था। जूडा एक बहुत ही छोटा रीजन था, जहां पर मेनली जो बेबीलोनियंस था उनका डोमिनेंस था। और इस वजह से बेबीलोनियंस ने इस जगह को कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद इन लोगों का जो फर्स्ट टेम्पल था ना जेरूसलम पे, उसको तोड़ दिया। अब इसके बाद ज्यूज जो थे वो बेबीलोनियन एग्जाइल पे चले गए, लेकिन फिर बाद में 539 बीसी में जब पर्शियन ने बेबीलोनियंस को हरा के इस जगह को कब्जा लिया, फिर उन लोगों ने ज्यूज को बेबीलोनियन एग्जाइल से निकाला, और फिर जाके ज्यूज ने इस टेम्पल को दोबारा बनाया
जिसको उन लोगों ने नाम दिया सेकंड टेम्पल। लेकिन जो जूस का किस्मत था ना वो शायद इतना अच्छा नहीं था। 17 सी में फिर से जब रोमन ने अटैक किया और कॉन्कर किया इस रीजन को, तब उन्होंने इस सेकंड टेम्पल को फिर से तोड़ दिया। आज के टाइम में इस टेम्पल का सिर्फ एक दीवार बचा है, जिसको आज के टाइम में वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यही वॉल ज्यूज के लिए सबसे होलीएस्ट प्लेस है। रोमन एम्पायर ने जब इस रीजन को कब्जा कर लिया तो उन लोगों ने ज्यूज के ऊपर बहुत अत्याचार किए। जो लोग रिवोल्ट करते थे या फिर रिवोल्ट करने की कोशिश करते थे, उन लोगों को मार दिया गया, बाकियों को एनस्लेव कर दिया गया। और इस वजह से बहुत सारे ज्यूज जो थे ना, यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे जगह में ज्यूज जो थे वो फैल गए, और इसी चीज को हिस्ट्री में ज्यूज डायस्पोरा कहा गया। आई होप इसके बारे में भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। इसके बाद जूइश लोग जो थे वो जहां पर भी गए उस सोसाइटी में घुल मिल गए, उस सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लिया। देखो, अपने देश को छोड़ने के बाद भी ना ज्यूज जो थे वो अपने कल्चर को कभी नहीं भूला। वो लोग अपने कल्चरल प्रैक्टिस को मेंटेन करते थे और कहीं ना कहीं वो लोग अपने जमीन पर लौटना चाहते थे। लेकिन जब तक वो नहीं हो पाया, वो लोग जहां पर भी थे, दुनिया के जिस कोने पर भी थे, वो लोग काम करते रहे। काम करके वो लोग बहुत पैसा कमाया, पॉलिटिकली भी पावर गेन किया और समाज में ऊपर उठने लगे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत कम सुनने को मिलता है। आप लोगों ने हॉलोकॉस्ट के बारे में सुना होगा। हम लोगों को ये पता है कि हॉलोकॉस्ट में जो हिटलर था उसने 6 मिलियन ज्यूज को मार दिया था। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हॉलोकॉस्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट थे जहां पर बहुत सारे ज्यूज को मारा गया था। जैसा कि पहला इंसिडेंट हुआ था क्रूसेडर मैसेकर 1096 में। इसमें क्रूसेडर्स जो थे ना, एक्चुअली क्रूसेडर्स काइंड ऑफ धर्म रक्षक होते थे जिनके पास हथियार होता था। ये लोग एक्चुअली क्रिश्चियनिटी और जेरूसलम को मुस्लिम इन्वेडर्स से बचाना चाहते थे। मेनली जो टर्किश मुस्लिम इन्वेडर्स थे उनसे बचाना चाहते थे। अब यहाँ पर जेरूसलम सीन में इसलिए आता है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जीसस जो है, ये माना जाता है वो जेरूसलम गए थे, वहां पर जो टेम्पल्स था वहां पर रहे थे और वहां पर नॉलेज ट्रांसफर किया था। क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि जीसस का जो क्रूसिफिकेशन और रिजरेक्शन हुआ था वो जेरूसलम में ही हुआ था। क्रूसिफिकेशन मतलब जीसस को जो कील ठोक के मार दिया गया था उसके बारे में बात किया जा रहा है, और रिजरेक्शन मतलब ये माना जाता है कि जब क्रूसिफिकेशन हुआ था उसके 3 दिन बाद ही जीसस क्राइस्ट फिर से जिंदा हो गए थे। सिमिलरली 1348 से 1351 तक ब्लैक डेथ परसिक्यूशन हुआ, जिसमें 1000 ऑफ ज्यूज को मार दिया गया, ये कह के कि ज्यूज जो थे वो प्लेग फैला रहे थे। 1648 से 1657 तक खिमेलनिकी मैसेकर हुआ, प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ा गलत हो सकता है, माफ कर देना। फिर 1881 से 1906 तक रशियन प्रोग्राम चला। फिर सिविल वॉर प्रोग्राम चला यूक्रेन में 1980 से 1921 तक, और इन सब इंसिडेंट में लाखों के तादाद में ज्यूज को मार दिया गया। और ये जो ज्यूज के खिलाफ एक प्रोटेस्ट चल रहा था ना, इसको बाद में एंटीसेमिटिज्म का नाम दे दिया गया। और इन सब चीजों के बाद लास्ट में हुआ हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट के बाद ज्यूज को समझ में आ गया था कि वो लोग कहीं पर भी सेफ नहीं है, वो लोग जहां पर भी जाएंगे मारे जाएंगे, जब तक कि उनको अपना एक अलग लैंड ना मिले। और इसी वजह से दुनिया के जितने भी ज्यूज थे ना वो इसमें आवाज उठाने लगे। वो लोग ये मांग करने लगे कि ज्यूज के लिए एक अलग देश होना चाहिए। और 19th सेंचुरी के फर्स्ट में ना ये जो मूवमेंट था, ये जो मांग था अलग लैंड का, इसको जायनिज्म का नाम दे दिया गया। अब जायनिज्म मूवमेंट में सबसे पहला और सबसे बड़ा जो लीडर का नाम सामने आया वो था थियोडोर हर्ट्ज। थियोडोर एक ऑस्ट्रो हंगेरियन ज्यूज थे जो कि पेशे से एक राइटर थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दिया ज्यूज को अपना एक अलग लैंड दिलवाने के लिए। उन्होंने अपनी राइटिंग और पॉलिटिकल पावर को यूज करके जायनिज्म मूवमेंट को बहुत बड़ा बना दिया था। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो टाइम था ना, ये 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग टाइम था। इस टाइम पर जो पैलेस्टीन और इजराइल का जो रीजन है आज के टाइम में, इसको मैं आगे से जो है ना रीजन कहूंगा ताकि बोलने में आसानी हो। तो जब भी मैं रीजन कहूंगा तो पैलेस्टीन प्लस इजराइल होगा। तो इस रीजन पर जो था वो ऑटोमन का राज चलता था, और इस टाइम में धीरे धीरे करके बहुत सारे ज्यूज जो थे वो इस रीजन पर वापस आने लगे। यहाँ पर मैं ऑटोमन एम्पायर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑटोमन एम्पायर एक टर्किश एम्पायर था और जो कि 1299 में फाउंड किया गया था। 1560 में ऑटोमन एम्पायर के जो राजा थे सुल्तान सलीम I, उन्होंने ममलुक सुल्तानेट को हराकर पैलेस्टीन और इजराइल का जो रीजन था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। 1917 तक ऑटोमन ने यहाँ पर राज किया और उसके बाद ब्रिटिश ने आकर ऑटोमन को हराया और इस रीजन का कंट्रोल ले लिया। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर था ना, उस टाइम पर इस रीजन पे अरब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और अरब पॉपुलेशन का डोमिनेंस था यहाँ पर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही ज्यूज जो थे वो धीरे धीरे करके यहाँ पर वापस आने लगे, जो कि इजराइल और पैलेस्टीन का जो कंबाइंड रीजन है। और सिर्फ वापस नहीं आने लगे, वो लोग यहाँ पर आकर लैंड खरीदने लगे फार्मिंग के लिए, फिर बिजनेसेस भी करने लगे। और इसके वजह से जो अरब पॉपुलेशन था उसको डर लगने लगा कि शायद उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, उन लोगों को अपना लैंड छोड़ना पड़ेगा। इवन पॉलिटिकल पावर में भी खतरा बना हुआ था। ऊपर से ब्रिटिश ने जब 1917 में इस रीजन को कब्जा लिया, तब उन्होंने बेलफोर डिक्लेरेशन निकाला और उन्होंने ये कहा कि वो ज्यूज को सपोर्ट करते हैं और वो लोग ज्यूज का जो अलग लैंड का मांग है उसको भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर ब्रिटिश ने ये भी कहा कि वो लोग
ये भी नहीं चाहते हैं कि इसके वजह से जो अलग एथनिसिटी के लोग हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम हो। इस वजह से लोगों को कोई क्लियर आइडिया नहीं था कि जो ब्रिटिश है वो एक्चुअली किसके तरफ है। और 20th सेंचुरी के बाद तो जो ज्यूज थे ना वो और भी तादाद में इस रीजन पर वापस आने लगे, उन लोगों का डोमिनेंस बढ़ने लगा और इस वजह से जो अरब पीपल थे और जो ज्यूज थे उनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया, लड़ाई वगैरह स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 होता है और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश जो था वो इस रीजन से निकलना चाहता था, क्योंकि जो सिविल वॉर था ना जो अरब पीपल और जो ज्यूज के बीच में था वो बहुत ही भयानक रूप ले चुका था। एक्चुअली ये जो सिचुएशन था ये उन लोगों के हाथ से निकल चुका था और यहाँ पर यूएन सीन में आता है। यूएन आकर इस रीजन को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक बनता है इजराइल और एक बनता है पैलेस्टाइन। अब यहाँ पर भी अरब लोग जो थे ना वो खुश नहीं थे, जो कि पैलेस्टाइन लोग कह सकते हो, वो खुश नहीं थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि ज्यूज जो थे ना वो तादाद में कम थे, लेकिन उनको टोटल लैंड का 55% दे दिया गया और वहीं पर जो अरब पॉपुलेशन था उनको जो लैंड दिया गया वो था 45%। और इसी की वजह से जो अरब लोग थे ना वो खुश नहीं थे। एक्चुअली आप सोच के देखो, जो अरब लोग थे ना जो कि मुस्लिम लोग थे, उनके पास और भी कंट्रीज थी जाने के लिए, अगर वो चाहे तो वहां पर जा सकते थे, लेकिन ज्यूज जो थे वो कहीं पर नहीं जा सकते थे, उनका ये एक लौता लैंड था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो जजमेंट था वो ज्यादा कुछ गलत नहीं था, लेकिन फिर भी जो अरब पॉपुलेशन था वो इससे खुश नहीं था। और इसी वजह से 1948 में जब इसराइल ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, तब उसके तुरंत बाद ही जो पैलेस्टीन के लोग थे वो बाकी अरब कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, इनके साथ मिलकर इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन सोचो क्या हुआ, इस वॉर में इसराइल जीत गया और इसराइल जो है पैलेस्टीन का और भी लैंड कब्जा लिया। इस वॉर के बाद इसराइल के पास टोटल 55% से बढ़कर 78% लैंड हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली है कि 1948 में ये जो पैलेस्टाइन था ना इसको स्टेट नहीं माना जाता था, कोई भी कंट्री इसको स्टेट नहीं मानता था। इवन आज के टाइम में भी यूनिवर्सली पैलेस्टाइन को स्टेट नहीं माना जाता है। 140 से भी ज्यादा देश इसको स्टेट मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे जो देश है इंक्लूडिंग यूएसए और इजराइल इसको स्टेट नहीं मानता है, तो इसको वो रिकॉग्निशन अभी भी नहीं मिला है। तो जैसे उस वॉर में इजराइल ने कुछ लैंड को गेन किया था, वैसे ही जो जॉर्डन और इजिप्ट था उन्होंने भी कुछ लैंड को गेन किया था। जॉर्डन के पास वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम का कंट्रोल आ गया था और वही इजिप्ट के पास गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल आ गया था। अब इसके बाद 1967 में फिर से इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने मिलकर इसराइल पर हमला कर दिया। बॉर्डर पर बहुत टेंशन बढ़ गए थे। इजिप्ट जो था वो स्टेट ऑफ टाइडन को बंद कर दिया था इसराइल के लिए, और ये सब जितने भी अरब कंट्रीज थे ना ये एक ज्वाइंट पैक्ट साइन किया था इसराइल के खिलाफ। तो इसराइल को सीधा सीधा अपने लिए एक थ्रेट दिखा और अगले 6 दिनों तक ये वॉर चलता रहा। ये जो वॉर है ये हिस्ट्री में द इनफेमस 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में एक्चुअली इसराइल जीत जाता है और इसराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा कब्जा लिया, जॉर्डन से ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक को कब्जा लिया और सीरिया से गोलन हाइट्स को ले लिया। मतलब दोनों बार अरब कंट्रीज ने इसराइल के ऊपर हमला किया और दोनों बार ही इन लोगों ने इसराइल को और लैंड देके चलाया, जबकि इन लोगों को उससे लैंड वापस चाहिए था। इसके बाद 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने फिर से अचानक से हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, और इस बार जो रीजन था ना वो मतलब सुन के आपको हंसी आएगा, कहीं ना कहीं आप रिलेट भी कर पाओगे। इस बार रीजन ये था कि इजिप्ट को अपना सिनाई पेनिनसुला वापस चाहिए था और सीरिया को गोलन हाइट्स। मतलब ये कहीं ना कहीं वैसा ही सीन है कि यूएसए ने ईरान के ऊपर हमला किया रिजीम चेंज करने के लिए, रिजीम चेंज नहीं हुआ, ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। अब लड़ाई इस बात पर हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है जो कि पहले खुला हुआ था। अब इस वॉर पे भी इजिप्ट और सीरिया को बहुत मार पड़ा है इसराइल से, लेकिन इस वॉर के बाद ना जब इसराइल जीत गया तो 1978 में इजिप्ट और इसराइल पीस ट्रीटी साइन किया गया और इसके अंडर में इसराइल ने इजिप्ट को जो सिनाई पेनिनसुला वाला रीजन था वो वापस कर दिया। 1990 में ऑस्लो अकॉर्ड साइन होता है जिसमें गाजा और जो वेस्ट बैंक है उसका जो कंट्रोल है वो पैलेस्टाइन को दे दिया जाता है। 2005 में फाइनली जो इसराइल है वो अपना मिलिट्री बेसिस वहां से हटा लेता है, लेकिन बाद में एक गड़बड़ हो जाता है। जो गाजा रीजन था ना वहां पर हमास टेक ओवर कर लेता है और हमास जो था वो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट से बहुत नाराज था, उसके अगेंस्ट में था, क्योंकि वो लोग कुछ और चाहते थे, वो लोग अपने तरीके से स्टेट को चलाना चाहते थे, लेकिन पैलेस्टीनियन जो गवर्नमेंट था वो ऐसा नहीं चाहता था। अब इन सब वॉर के बाद ना जो इजिप्ट और जॉर्डन था वो तो रुक गया, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका था कि वो लोग इसराइल को शायद नहीं हरा पाएंगे, तो वो लोग फिर बाद में नहीं पड़े इन सब झमेले में। लेकिन जो सीरिया, इराक, लेबनान और जो ईरान था ना वो लोग नहीं रुके, इवन हमास भी नहीं रुका। ये लोग प्रॉक्सी वॉर खेलते हुए आ रहे हैं इसराइल के साथ, बहुत सारे प्रॉक्सी अटैक किया है पास्ट में, और रिसेंटली जो वॉर चल रहा है जिसके बारे में आप लोगों को पता है इसराइल और गाजा के बीच में, तो उसमें भी यही हुआ था, एक प्रॉक्सी वॉर हुआ था, बहुत सारे लोगों को किडनैप कर लिया गया था और उसी के वजह से इसराइल जो था उसने अटैक स्टार्ट किया और आज भी ये कहीं ना कहीं चल रहा है। तो इससे हम लोग क्लियरली ये देख सकते हैं कि ये जो ज्यूज कम्युनिटी है इन लोगों के ऊपर हिस्ट्री में कितना सारा अटैक हुआ है।
जैसे कि बेबीलोनियन ने अटैक किया था, फिर उसके बाद पर्शियन ने हमला किया, फिर उसके बाद रोमन ने हमला किया, ऑटोमन ने कब्जा किया, ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, फिर उसके बाद इन लोगों के ऊपर बहुत सारे जगह पर हमला हुआ, मैसेकर हुआ, हॉलोकॉस्ट हुआ। उसके बाद भी जब इन लोगों को अलग देश मिला तब अरब कंट्रीज ने इन लोगों के ऊपर बहुत बार हमला किया। उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर चलते रहे और आज के टाइम में भी इजराइल जो है वो एक वॉर में है। मुझे लगता है इजराइल को पता है कि वो लोग अगर एक बार भी चूक गए तो फिर उन लोगों के साथ क्या हो सकता है, और इसलिए शायद वो इतना डेस्परेट है। वो लोग इसीलिए शायद ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं देना चाहते हैं, वो लोग हमास को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो लोग लेबनान को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए शायद ये एक सिर्फ वॉर नहीं है, ये शायद उन लोगों का सर्वाइवल का बात है। अगर ये वॉर वो लोग नहीं जीत पाए तो फिर शायद उन लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए शायद वो लोग इतना डेस्परेट है। तो मुझे जितना भी इन्फॉर्मेशन मिला इसके रिलेटेड मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गया है तो फिर आप लोग कमेंट्स में आकर बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है तो भी कमेंट्स में पूछ सकते हो।